नमस्कार, इनोवेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्राथमिक उपचार के अध्याय के बारे में हम जानेंगे। आइए आज हम किस तरह से प्राथमिक उपचार करेंगे, ऐसे कौन से इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है वो देखते हैं। ये हर एक जीवन में सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं खुश रहूं। खुशी रहना है तो वो स्वास्थ्य से ही होता है, तो स्वास्थ्य रहने से खुशी होगा। परंतु कितना भी हम कई तरह के क्या करते हैं कि जैसे कि परिस्थितियों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद भी कभी बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए तो हम डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे आपातकालीन स्थितियां अपने जीवन में आ जाते हैं, तो उस समय में हमें किस तरह से प्राथमिक उपचार कर कर अपने या दूसरों के लाइफ बचा सकते हैं वो हम जानेंगे। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि प्राथमिक उपचार के लिए जो फर्स्ट एड किट जो होता है वो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र जिसमें कि एक थर्मामीटर, एक बीपी एपरेटस, ग्लव्स, सीरेंज, कई तरह के 5% डेक्सट्रोज या रिंगर लैक्टेट, ब्लेड, नाइफ एंड ऐसे एंटीसेप्टिक क्रीम, इस तरह से कई सारे चीज़ें होनी चाहिए। और सेफ्टी पिन भी रखना ज़रूरी होता है ताकि कोई कान में कुछ फंस गया तो आराम से उसे निकाले, इस तरह से। तो ये प्राथमिक उपचार सिर्फ जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनके लिए ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ने हर एक स्कूल में एक सिलेबस बनाए रखा है और उसमें एक लेसन दिया गया है कि फ़र्स्ट एड के बारे में, ताकि ये हर एक बच्चे से लेके बूढ़ों के तक सभी को, हर एक फैमिली में किसी न किसी को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं ये आशा करती हूँ कि आप जानिए और दूसरे सभी लोगों, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको अवेयरनेस दीजिए कि ये प्राथमिक उपचार होता क्या है और उससे हम कैसे अपनी जान को बचा सकते हैं टाइम से। और अगर हमारा प्राथमिक उपचार करने के बाद हाथ से अगर कुछ और गंभीर हो रहा हो तो तुरंत अस्पताल ले जा सकते हैं। प्राथमिक उपचार के लक्ष्य, जीवन को बचाना है। पहला कर्तव्य है हमारा जीवन को बचाना है। और दूसरा, जीवन को कैसे हम बचा सकते हैं। जैसे रोड पे जा रहे हैं, रोड का एक्सीडेंट हो गया और किसी का चोट लगने से खून बह रहा है, उस समय में तुरंत हमें ब्लीडिंग को स्टॉप करनी है एंड CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करके उनका जीवन बचा के तुरंत हमें हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। दूसरा लक्ष्य है पीड़ा को कम करना। मान लीजिए कोई बोन इंजरी हुआ है, हड्डी टूट गई है, तो उसको इसी तरह से चोट देने से और गंभीर गहरा हो सकता है, तो उसमें हमें सपोर्ट देकर उस पीड़ा को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा लक्ष्य पीड़ित व्यक्ति को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और आकर सहायक करेंगे। हमारा बेसिक ये कर्तव्य होता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जितने भी आपातकालीन स्थितियां जिसको भी होता है तो तुरंत जाए और अपना जो सीखा है उसका अप्लाई करिए और दूसरों की जान बचा लीजिए। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति की परिस्थितियों को और ख़राब होने से रोकना है। मान लीजिए चोट लग गई है और हम देख रहे हैं लेकिन हमने सहायक नहीं किया है, तो वो पीड़ित व्यक्ति की परिस्थिति और ख़राब हो जाएगी और इतना कि उसका जान भी जा सकती है। शरीर के विभिन्न अंगों की क्षति को रोकना है। कभी चोट बाहरी और दिखती है और कभी कभार इंटरनल ब्लीडिंग होकर पता ही नहीं चलता कि कितना अंदर शारीरिक क्षति हो रही है। जैसे लीवर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है या ब्रेन में हो रहा है, ये नहीं पता चल जाता है। अगर हम फर्स्ट एड करके तुरंत अस्पताल ले जा सकते हैं तो इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की क्षति से हम रोक सकते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है?
आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर जीवन की रक्षा कर सकेंगे। विभिन्न परिस्थितियों को समझकर उसके उपचार का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। शारीरिक की वाइटल पैरामीटर्स को समझ सकेंगे। वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, उनका रेस्पिरेटरी रेट, इस तरह से हर एक व्यक्ति का कितना नॉर्मल होगा ये जानना भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को इम्पॉर्टेंट है। सामान्य एवं आवश्यक जानकारियाँ जैसे कि व्यक्ति की बार यानी वेट, लंबाई यानी हाइट, नब्ज दर यानी पल्स रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वसन दर तथा तापमान टेम्परेचर, इन सब की आवश्यक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एज के अकॉर्डिंग कुछ अंतर भी होता है तो इसका भी जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि नवजात शिशु का जो बार होगा वो 2.5 किलो से 3 किलो तक, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे ही बार बढ़ते बढ़ते अडल्ट में आते आते 60 या 70 तक पहुंच जाती है। तो किस उम्र में कितना बार होना है ये जानना, आपको वेट चार्ट जानना ज़रूरी है। इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ में भी नवजात शिशु का जो लेंथ होगा नॉर्मल वो 50 सेंटीमीटर्स होगा और धीरे धीरे उसका भी लेंथ बढ़ती रहेगी। ग्रोथ जैसे होगा वैसे लेंथ बढ़ेगी। अडल्ट में आने के बाद वो और बढ़ेगा। तो किस आयु में कितना लेंथ होनी चाहिए, अगर कम हो तो शॉर्ट स्टेचर हम कहेंगे, नहीं तो लॉन्ग स्टेचर हम कहेंगे, वो जानना ज़रूरी है। पल्स रेट नॉर्मली 78 पर मिनट होगा। जैसे जो हृदय का धड़कन होती है उसी तरह से ये पल्स रेट हमें दिखाई देगा। सिराओं में उसकी स्पंदन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम मोस्टली ये जो रेडियल नर्व पे, रेडियल आर्टरी पे हम देखेंगे। इसके अलावा रक्तचाप जो नॉर्मल 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है, 120/80। जैसे जैसे जो एज बढ़ता है, अडल्ट में 120/80 होता है, लेकिन बच्चों में अगर जैसे नवजात शिशु का होगा तो इसका बिल्कुल आधा होगा, जो 60/40 होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा और अडल्ट में आकर 120/80 रहेगा। जैसे 40 के ऊपर जाने के बाद और बढ़ता है, क्योंकि ब्लड वेजल्स थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो 140/90 तक पहुंचता है, तब भी वो नॉर्मल है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस एज में कितना ब्लड प्रेशर रहना नॉर्मल है ये। इसके अलावा श्वसन दर जो पर रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट में हम 18 to 24 तक होना नॉर्मल है। एंड टेम्परेचर देखने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये इसके ऊपर जो है 95 से लेके 105 तक ये रीडिंग दिखाई देती है। टेम्परेचर 98.4 डिग्रीज ये नॉर्मल होगा फ़ारेनहीट। किसी स्वस्थ व्यक्ति में इनका सही माप क्या होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आवश्यक है। रक्तचाप जो है स्पिग्नोमैनोमीटर के थ्रू देखा जा सकता है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थितियां हैं जिसमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है? आइए श्रोताओं, अभी हम इस स्लाइड में देखते हैं कि पहला जो कंडीशन है वो प्रघात यानी शॉक। उसके अलावा बिजली का झटका, अचानक बिजली की झटका लग जाती है तो क्या हमें सिम्टम्स मिलते हैं उस पर्सन में और कैसे हमें उपचार करना है वो देखना है। शीत दंश ये एक कंडीशन है जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। एनाफिलैक्सिस शॉक, कहीं बाहरी पदार्थ के संपर्क से ये शॉक में भी चले जाते हैं। त्वचा पे कई तरह के आर्टिकेरियल रैशेस होते हैं। इसमें हम एक एक कंडीशन के बारे में आगे और डिटेल पढ़ेंगे। श्वास नली में कोई बाहरी पदार्थ अटक जाना, श्वास नली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉरेन पार्टिकल कोई भी जाएगा तो वो जो विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं उसमें फंस जाने के कारण रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होगी, श्वास लेने में दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कुत्ते का काटना। जो घर में डोमेस्टिक डॉग्स को जो
लेते हैं वो काटना एक अलग होगा, और दूसरा जो बाहर जो रोड में रहने वाले कुत्ते वाइल्ड, वो काटने से नुकसान और ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें कैसे उपचार करना है वो हम देखते हैं। इसके अलावा कान में दर्द, ये अधिकतर बुजुर्गों में या तो बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा कान में बाहरी चीज़ का घुस जाना, ये भी बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। मोस्टली ये टॉडलर्स में या प्री स्कूल एज में जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा घाव से रक्तस्राव, कोई वुंड हो रहा है, उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या कंडीशन हो रहा है और क्या तकलीफ़ हो सकती है उस पर्सन को, और हमें कैसे उपचार करना है वो आगे देखते हैं। नाक में बाहरी वस्तु जाना, वही जो ईयर में भी फॉरेन पार्टिकल जाना, ये भी बच्चों में हम अधिकतर पाया जाता है। और नाक से खून बहना, इसके भी कई कारण हैं, जैसे उच्च रक्तचाप हो, या जैसे समर सीज़न है, अधिक देर तक जो है हम सनलाइट से एक्सपोज हुआ है समर्स में, या अधिक मिर्च मसाले सब्जियां हमने खाया तो गर्म होने के कारण जो है नाक से खून बह सकती है। जितने भी हम ये जो कंडीशंस देखे हैं उसका एक एक के बारे में अभी हम डिटेल देखते हैं। तो आइए, पहला जो कंडीशन है वो प्रघात यानी शॉक, इसे हाइपोवोलेमिक शॉक भी हम कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाह रही हूँ। जैसे कि इस चित्र में आपने देख रहे होंगे, पहला चित्र में, कि रोड पे जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हुआ है। रोड एक्सीडेंट से वो रोड पे गिरे हुए हैं एंड ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है। नॉर्मली एक इंसान को, अडल्ट को 4.5 लीटर्स या 4.7 लीटर्स तक का खून मतलब ब्लड वॉल्यूम होता है। अगर ऑल ऑफ ए सडन इंजरी होने के कारण 1 या 2 लीटर बह जाता है तो उसमें वॉल्यूम, बॉडी की वॉल्यूम कम हो जाती है, जिसको हम कहेंगे हाइपोवोलेमिक, जिसके कारण वो शॉक में भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये अचानक 1-2 लीटर का कम होने के कारण बॉडी में रक्तचाप कम हो जाएगी और पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण हाथ पैर और पूरी पेरिफेरल में शीत मतलब ठंडा हो जाएगा। एंड खून की कमी के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन हर एक वाइटल ऑर्गन को, जैसे ब्रेन, हार्ट, इसको पहुंचना कम होगा और तुरंत जो है वो शॉक में पहुंच जाएंगे। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कहाँ से ब्लीड हो रहा है, पहले पोजीशन करना है, ठीक पोजीशन में हमें रखना है और ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, हाथ से हो रहा है या हेड इंजरी है या अब्डोमेन जैसे अंदर विसरल ऑर्गन्स की इंजरी है, कहाँ से हो रहा है वो हमें ध्यान से देखें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ताकि हम किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। साथ में लेकर हम ऐसे चीज़ें करना है कि जैसे पहले पैरों को उठाकर रखें ताकि हृदय को अधिक से अधिक रक्त मिल जाए। क्यों, कुछ रक्त जो है निकल गया है, तो जो बचा हुआ रक्त को हम अधिक से अधिक हृदय तक पहुंचाएं, ताकि हृदय से फिर सारे शरीर को और मेनली हम ब्रेन को पहुंचाना है। एंड इसके अलावा क्यों वो जैसे कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत हो, CPR की, तो हमें करना है, तो उसमें हम फेस मास्क पहनकर ऑक्सीजन को अंतर्श्वसन देनी है। शिराओं के रास्ते से ब्लड की वॉल्यूम गया है तो हम डेक्स्ट्रोज या तो नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट को तुरंत ही IV के रूप में चढ़ाना है। एंड हृदय गति, हार्ट बीट, हमें पता है इस व्यक्ति का कितना आयु है और कितनी पर मिनट होनी चाहिए, तो इसी हिसाब से हम हार्ट बीट को एंड देन पल्स रेट को, ब्लड प्रेशर को, रक्त ग्लूकोज को और रक्त यूरिया पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। वह ये सब तभी होगा जब हम तुरंत इनको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। यदि आंतरिक रक्तस्राव है, क्यों हमें रक्त बाहर ब्लीडिंग नहीं दिख रहा है परंतु पर्सन बेहोश है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका जो है आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। एंड तो उनको या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या
उसके अभाव में अगर ब्लड, उनके ग्रुप का ब्लड तुरंत नहीं मिल रहा है तो हमें प्लाज्मा एक्सपैंडर्स को चढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी स्टेप्स मैंने बताया है ये सारे शॉक या प्रघात में किया जाने वाले स्टेप्स हैं। दूसरी कंडीशन है बिजली का झटका। बिजली की झटका अधिकतर जो है बारिश के मौसम में होता है। हमें ये देखने को मिलता है और आजकल व्हाट्सएप में ऐसे कुछ वीडियोस घूम रहे हैं कि बारिश के समय में अगर खंभे को, बिजली के खंभे को पकड़ने से किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है। तो ये सब को जैसे ही बारिश का मौसम आ रहा है सभी लोगों को ऐसे वीडियोस दिखा के जागरूक करनी चाहिए कि बिजली की झटका से बचा सके। अगर ये झटका लग गई तो तुरंत हेल्प करने के लिए भागते हुए उनके पास जाके उनको डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे करने से दूसरी व्यक्ति को भी झटका लग सकता है। तो हमें तुरंत ही वहाँ रहकर थोड़ा दूर से दूसरे और भागकर पकड़ने वालों को रोकना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि प्रभावित व्यक्ति को यथाशीघ्र लकड़ी आदि कुचालक की सहायता से विद्युत स्रोत से दूर हटाने की कोशिश करें। उसके बाद कृत्रिम रूप से मुंह से श्वसन दे रेस्पिरेशन देना चाहिए। सीधा हो तो हल्का हेड को लिफ्ट करके जब विंड पाइप स्ट्रेट हो जाएगी उसके बाद ऑक्सीजन देनी चाहिए। शॉक से बाहर निकलने के लिए तुरंत 5% ग्लूकोज या सेलाइन या रिंगर लैक्टेट आईवी के ज़रिया, इंट्रावीनस के ज़रिया देना चाहिए, जिससे क्या होगा, रक्तचाप को संतुलित रखने की कोशिश करें। वरना ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर शॉक के कारण बिल्कुल गिर जाता है। ये सब तभी संभव होगा जब हम इनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करें। इसके बाद एक और कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे अगर कम हो, उससे 2 से 3 डिग्री कम हो तो उसमें हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये अधिकतर सर्दियों में या जो छोटे बच्चों में या बुज़ुर्गों में मिलता है ये कंडीशन। उनमें क्या है, ब्लड प्रेशर बाकी लोगों से कम होता है। तो बाहर की जो टेम्परेचर अगर कम हो तो वो टेम्परेचर पे अगर बच्चे या बुज़ुर्ग या कोई भी ज़्यादा देर तक एक्सपोज हो जाए तो उससे क्या होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे उन हाइपोथर्मिया के कारण हाथ पैर सारे ठंडे हो जाएंगे और उनका बीपी डाउन हो जाएगा और वो कपकपाते रहेंगे। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, मरीज को अगर गीले कपड़े हैं तो तुरंत कपड़ों को हटाना है और वार्म क्लीन कपड़ों को पहनाना है। और जो जिस जगह पे रखते हैं, जैसे वो रूम टेम्परेचर भी हमें मेंटेन रखना है 25 डिग्रीज़ के आसपास। उसे किसी सूखे गर्म स्थान पे आग या हीटर के समीप रखें। पूरे शरीर को कंबल या रज़ाई से ढक दे। पैरों के नीचे गर्म पानी की बोतल रखें और उससे गर्म करें। पीने के लिए गर्म पानी या चाय या काफ़ी हर 1-1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए और उनके पास रहे, आश्वासन दे कि कुछ नहीं होगा, तो अपने आप 2 घंटे में रिकवर हो जाएंगे। इन केस रिकवर नहीं हो रहा है और पल्स रेट और कम होता जा रहा है या हाइपोटेंशन यानी रक्तचाप कम हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है शीतदंश। शीतदंश में यह भी हाइपोथर्मिया टाइप का ही है। इसमें भी जैसे जिस जगह पे 0 डिग्रीज या नेगेटिव में अगर टेम्परेचर बाहर की तापमान होगा तो उसमें अगर एक्सपोज होंगे या मोस्टली कपड़े जितना पहने वहाँ तक तो ठीक रहेगा, बॉडी शरीर गर्म रहेगा, लेकिन जहाँ एक्सपोज हो रहे हैं जैसे हैंड्स हैं या लेग्स हैं, जहाँ एक्सपोज हो रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहना है या सॉक्स नहीं पहना है, तो वहाँ पर
शीतदंश यानी फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। उसमें कैसे हम पहचानें? जो एक्सपोज हुआ है वो शरीर के भाग जो है सूजन होते हैं और लाल हो जाएगा एंड नमनेस टाइप का होगा, खुजली टाइप की भी होती रहेगी और उसमें कुछ महसूस नहीं होगा। अगर हाथ और पैर सूज रहे हैं और लाल हो गए, खुजली है, तो हमें समझना चाहिए, और बाहर की टेम्परेचर 0 या उससे कम है तो हमें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति जो है शीतदंश से ग्रस्त हुआ है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रभावित व्यक्ति को गर्म कमरे में हीटर या अलाव के पास रखें। प्रभावित अंग जैसे हाथ या पैर को गर्म पानी में डुबाकर और गर्म करें और उसको तेल से भी मसाज कर सकते हैं और सॉक्स वगैरह पहना के रख सकते हैं। गर्म करने के बाद उसे ठंड के कुचालक गर्म कपड़े से ढककर रखें। प्रभावित व्यक्ति को यथाशीघ्र अस्पताल भेजने का प्रबंध करें। उनको हाइपोथर्मिया जैसे घर पे ही रखकर ठीक करना नहीं चाहिए, उनको तुरंत ही अस्पताल लेके जाना चाहिए ताकि वो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसको बचा सके। एक और कंडीशन है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस को हम शॉक भी कहते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक। ये कोई भी बाहरी पदार्थ शरीर में टच करने से या कुछ ऐसे औषधियाँ जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है या सल्फा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो लेने से भी रिएक्शन होता है, जिसे ड्रग रिएक्शन कहते हैं। ये होगा तो हम कैसे पहचानें? इसमें जो है शरीर में सारे आर्टिकेरियल रैशेस होते हैं और पूरी शरीर या सिर्फ फेस सूज जाती है और आंखें भी सूज जाएंगे, टंग मोटा हो जाएगा और श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें हमें तुरंत क्या करना चाहिए? जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये एनाफिलैक्टिक शॉक में जा रहा है तो तुरंत ही एविल या कोई भी एंटी एलर्जिक औषधि हमें इंजेक्ट करना होगा। इसके अलावा श्वसन को सपोर्ट करते हुए शीघ्र ही निकटतम चिकित्सा करना चाहिए और अस्पताल को भेजने की व्यवस्था करें। रक्तचाप कम हो तो उसको ग्लूकोज सलाइन या रिंगर लैक्टेट चढ़ाने के प्रबंध करना चाहिए। और इसमें श्वास नली में कोई बाहरी पदार्थ अटकना। श्वास नली में अधिकतर जो है छोटे बच्चों को ये चीज़ होती है। बच्चे खेलते खेलते कोई ना कोई अपने खिलौने का कोई छोटा टुकड़ा हो या खाने वाली कोई बीज हो, फल का कोई बीज हो, ये मुंह में रखते रखते अपने आप जो है वो अंदर की ओर विंड पाइप में चले जाती है। इस तरह से होगा तो तुरंत वो सांस लेने में दिक्कत होंगे और खांसते रहेंगे। यदि हमें पता चलता है या कोई 1 रुपये के कॉइन है, इस तरह से ये निगल लेते हैं। तो यदि बच्चा छोटा हो तो उसे उल्टा लटकाकर पीठ पर तपकी देते हैं। अधिकतर मामले में बाहरी पदार्थ बाहर निकल जाता है। यदि बच्चा बड़ा है तो उसके सिर को आगे की ओर झुकाकर पीछे से उसकी छाती मतलब रिब्स कंप्लीट होने के बाद जो नीचे की जो पोर्शन है वहाँ पे जिफाइड स्टेर्नम जो हम कहते हैं, वहाँ पर हाथ लगाकर पीठ पर और छाती पर झटका देना है। झटका देने से वह बाहरी पदार्थ बाहर आ जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं हिमलिच मैन्यूवर। ये पिक्चर आप देखेंगे, इस चित्र में आप देखेंगे, अगर बच्चा छोटा हो तो उसको अपनी जो नी जॉइंट के पास उसको उल्टा लटकाकर तपतपाना है, झटके देना है। अगर वो बड़ा हो तो हम उनके पीठ के पीछे खड़े होकर 2 हाथों को मुट्ठी बांधकर जिफाइड प्रोसेस पे दबाते हुए उनको तपतपाना है ताकि वो अंदर का जो भी चीज़ है वो बाहर निकले। एक और परिस्थिति है वो कुत्ते का काटना। कुत्ते का काटना से हमें ये देखना है कि शरीर के किस जगह पे वो काटा है और काटने के कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर हमें ये देखना है कि वहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है या कुत्ते का कोई सलाइवा टच हो गया है या नहीं, ये देखना है। और नर्वस सिस्टम से कितनी दूर पे ये काटा है ये भी देखना ज़रूरी है। और ये जो कुत्ता है कि कोई
घर पे अपना घर पे रहने वाला कुत्ता है या स्ट्रीट डॉग है, ये देखना ज़रूरी है। काटने वाले पशु को हो सके तो बांध कर रखें और काटे हुए स्थल को साबुन और पानी के तेज़ धार में अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें। तत्काल अस्पताल ले जाए ताकि उसे एंटी रैबीज़ वैक्सीन आदि जल्द से जल्द दिया जा सके। और ये जो साबुन और पानी से जो तेज़ धार पे एटलीस्ट 2 मिनट तक धारे पे हमें इसे साफ़ करनी चाहिए और साथ में एंटीबैक्टीरियल का कोई भी क्रीम हो तो उसे लगानी चाहिए हॉस्पिटल ले जाने से पहले। इसके बाद एक और परिस्थिति है कान में दर्द। कान में दर्द कई कारण से हो सकती है, या तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के कारण बच्चों में हो सकती है, वो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से ऊपर की ओर की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो फैलते हुए यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा कान तक फैलने से भी दर्द हो सकती है, या कोई फॉरेन बॉडी रखने से भी हो सकती है, या कहीं ऐसे कारण हैं जिसके माध्यम से कान का दर्द होगा। तो उसमें दर्द के लिए पैरासीटामॉल की गोली दें, इससे दर्द कम हो जाएगा। यदि पीड़ित व्यक्ति को बुखार आए या कान से मवाद आए तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कान में मैल, ज़्यादा मैल अगर जम जाते हैं तब भी कान में दर्द हो सकता है। अगर इस तरह से होगा तो कान में मैल घुलाने वाली जैसे दवा सेरिक्लिन, वैक्सॉट आदि डालते हैं, इससे मैल घुलकर बाहर आ जाता है। नहीं आए तो चिकित्सक उसे सिरिंजिंग करके या अन्य उपकरण के सहारे बाहर निकाल देते हैं। कान में बाहरी चीज़ का घुस जाना जैसे फॉरेन पार्टिकल, ये भी अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगर इस तरह से होगा तो कान में दर्द भी होगा और ये देखना ज़रूरी है कान में बाहरी कान में है या मिडिल ईयर में कि कहाँ है, ये टॉर्च डालकर देखना है। और अगर बाहर है हम निकाल सकते हैं तो प्रयास करें, वरना तुरंत ही उसे कोई डॉक्टर के पास लेके जाना है। बाह्य कान को खींचकर, अगर बाहर है फॉरेन बॉडी तो बाह्य कान को खींचकर बच्चे के सिर को नीचे की ओर करते हैं। इससे कीटाणु या तो मर जाते हैं या बाहर आ जाते हैं। कीटाणु इसलिए कह रहे हैं कि फॉरेन बॉडी में छोटे बच्चे कुछ भी लगा सकते हैं, अगर कुछ ना लगाएं तो कभी कभार जो है कान में अपने आप कोई कीटाणु घुस सकते हैं, या मधुमक्खी भी जा सकते हैं या कोई मच्छर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से कान को खींच कर रखने से अपने आप ही जाएगा। कभी कान में टार्च की तेज़ रोशनी डालने पर भी उससे कीड़ा बाहर आ जाता है, खासकर जबकि कीड़ा जीवित है तब बाहर आ जाता है। कान में थोड़ा गर्म नारियल या सरसों का तेल डालने से भी कीड़ा मरकर बाहर आ जाता है। गांव से रक्तस्राव। छोटे गांव या बड़ा गांव किस तरह से है वो देखना ज़रूरी है, और उसमें अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा हो तो चोट लगे हुए हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। साफ़ कपड़े, वो स्टेराइल होनी चाहिए कपड़ा, उसकी मदद से खून बह रहे जगह पर दबाव डालें ताकि खून बंद हो जाए। मोस्टली जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो 5-6 मिनट के अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है जब अगर हम दबाव डालें तो। फिर भी खून ना बंद हो तो हाथ या पैर के चोट की जगह के ऊपर तथा घाव पर टाइट बांध लें। हो सके तो उसमें संकुचित बैंडेज लगाएं। हाथ या पैर को ऊंचा रखने का प्रयास करें। नीचे रखें तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता रहेगा, थोड़ा सा ऊंचा रखें और दबाव करें, नहीं रुक जाता है तो टाइट करें तो अपने आप रुक जाता है। इन केस नहीं रुकता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। नाक में बाहरी वस्तु जाना, जैसे कान में बाहरी वस्तु गया है, बच्चे खेलते खेलते रख लिया, इसी तरह से वो नाक में भी रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि वो लिखते हुए कोई चीज़ फिर वो अंदर रख लेंगे, कोई पेंसिल की टुकड़ा या चॉक की टुकड़ा, इस तरह से कहीं तरह के क्रेयॉन्स ये लगा लेते हैं। यदि बच्चा बड़ा है तो उसे छींक मारने के लिए कहना चाहिए और तेज़ी से नाक से हवा निकालने की कोशिश करे ताकि वो उसके प्रेशर से वो अपने आप बाहर निकले। यदि वह वस्तु भीतर चली गई हो या बच्चा छोटा हो तो तुरंत अस्पताल ले जाकर उचित चिकित्साई उपचार उपलब्ध कराएं। नाक से खून बहना,
ये भी कई कारण हैं। शरीर में गर्म हो जाने से भी हो जाएगा, या रक्तचाप बढ़ जाता है तो भी होगा। तो नाक के कोमल भाग को करीब 5 मिनट तक दबाकर रखना है और मुंह को पीछे की ओर ना रखकर आगे की ओर टिल्ट करके रखना है, ताकि जो ब्लीडिंग है पीछे ना जाए। और इस तरह से आगे को झुककर नाक की कोमल भाग को करीब 5 मिनट तक दबाकर रखें। नाक के बाहरी भाग पर बर्फ़ रगड़े व सिर पर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। वैसलीन में भिगोकर गॉज़ को नासिका छिद्र में डालकर पैक करें और पुनः कोमल भाग दबाएं। वैसलीन ना हो तो देसी घी को भिगोकर लगा सकते हैं। जहाँ पर भी शरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो तो देसी घी को अप्लाई करके 5 मिनट दबा पे के रखें तो अपने आप बंद हो जाएगा। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाए, फिर स्प्रे करें। आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, जो हमें शरीर से बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं दिखता है, लेकिन परंतु वो शॉक में या श्वास लेने में दिक्कत या वाइटल ऑर्गन्स में जो वाइटल साइंस होते हैं, जैसे बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, इसमें गड़बड़ अगर हमें दिखाई देगा तो ये देखना ज़रूरी है कि कहीं ब्लीडिंग इंटरनल तो नहीं है। अगर इस तरह से हो तो हमें मरीज को नीचे लिटा दें, पैरों के चोर को ऊपर की ओर उठाएं ताकि महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, फेफड़ों व लिवर आदि को अधिक रक्त उपलब्ध हो सके। यदि उसे जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो सांत्वना दे तथा चाय या गर्म दूध को पीने को दे। कहीं शरीर में चोट लग गई तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम खुद भी कुछ बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैंडेज 2 प्रकार के हैं। रोलर बैंडेज जो मोटी वाली होती है, आधी इंच या 1 इंच या 2 इंचेस की, इसका जो क्रेप बैंडेज भी हम कहते हैं, इसको रोल कर सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे ऐसे रोलिंग करते हुए बैंडेज कर सकते हैं। या तो एक होता है त्रिकोणीय बैंडेज, ये स्क्वायर शेप में होगा। इसको आधा काट कर जहाँ पर भी हाथ का कोई फ्रैक्चर्स हो तो इस तरह से हम त्रिकोणीय बैंडेज बांधकर ये फर्स्ट एड करने के बाद हम आगे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने आज जो प्राथमिक उपचार में हमारे पास प्राथमिक उपचार की जो किट है, जो फर्स्ट एड किट में क्या क्या रखना चाहिए और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, आपातकालीन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम फर्स्ट एड कर सकते हैं, वो जाने हैं। तो मैं आशा करती हूँ जो आपने ये ज्ञान लिया है वो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे लोगों को अपनाइए और उनकी जान बचाने में मदद करिए। धन्यवाद।